ओके स्टूडेंट्स, आज जो है हम पार्ट 5 वृष्टि अर्थात वर्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि जल ही हमारा जीवन है, राइट। तो वर्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और किन वर्षा जो है वह किन किन रूपों में पृथ्वी पर गिरती है, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर लगभग 70.8% जो भाग है वह जल युक्त है, अर्थात पानी जो है वह 70.8% है। पृथ्वी पर जल भंडार का वितरण जो है वह असमान है। आप देखते हो कि कई सारे स्थानों पर पानी जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है और कहीं कहीं पर स्थिति जो है वह सूखे जैसी होती है। तो यह जो जल भंडार है उसका वितरण असमान है। कुछ स्थानों पर जल भंडार सीमित रूप में है तो कहीं विपुल मात्रा में है। विपुल अर्थात अधिक मात्रा में है, कहीं पर कम मात्रा में है तो कहीं पर अधिक मात्रा में है। वायुमंडल में स्थित वाष्प के कारण यह जल रूप निर्माण होते हैं। अभी हमारा पानी कहाँ से आता है? तो पानी कहाँ से आता है? वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में, राइट। वायुमंडल में जो भी पानी वाष्प बनकर ऊपर जाता है वही जो है जल रूप का निर्मित करती है। जलवायु में परिवर्तन के अनुसार निम्न प्रकार से आविष्कार दिखते हैं। जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता है, जैसे ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, तो जैसे जैसे ये ऋतु में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, उसी के अनुसार हमें उसके अलग अलग रूप देखने के लिए मिलते हैं। शीतकाल में, अब शीतकाल जब होती है तो आपने देखा होगा गांव वगैरह में या यहाँ पर भी आप देखते होंगे तो कार पे ऐसे पानी के हल्की हल्की बूंदें दिखाई देती हैं, या पत्तों पर। अब यहाँ ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, किंतु अगर गांव वगैरह में आप देखोगे तो पत्तों पर आपको ऐसे पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। अगर आप ऐसे हाथ करोगे तो ऐसे लगेगा आपके हाथ में पानी आ गया, तो वो होता है ओस। तो शीतकाल में प्रातः ओस गिरती है और अधिक ऊंचाई के प्रदेशों में हिमपात होता है। ध्यान रखिए, जहाँ पर शीतकाल होता है, जहाँ पर कम ऊंचाई के क्षेत्र हैं, वहाँ पर खाली ओस गिरती है, ठंडी अधिक होती है। किंतु जो अधिक ऊंचाई के भाग हैं, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राइट, ये सब के जो भाग हैं यहाँ पर हमें हिमपात दिखाई देता है, अर्थात हिमकण बर्फ़ के छोटे छोटे कणों के रूप में दिखाई देता है। उसी प्रकार कुछ स्थानों पर वर्षा होती है और उसी प्रकार से कहीं कहीं पर वर्षा होती है। जैसे महाराष्ट्र हमारा हो गया, यहाँ पर वर्षा दिखाई देती है। कुछ प्रदेश में घना कोहरा छा जाता है तो कुछ प्रदेशों में अचानक ओले पड़ने लगते हैं। अब ओला जो है वह बर्फ़ का ठोस स्वरूप जो होता है, बर्फ़ का ठोस स्वरूप वह ओला कहलाता है। तो इस तरह से ओले पड़ने लगते हैं जिससे फसलों को क्षति पहुंचती है। अब जब ओले गिरेंगे, बर्फ़ गिरेगा, तो उससे जो फसल है वह किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। वृष्टि, अब ये वृष्टि किस प्रकार से होती है? तो वृष्टि बादलों से ज़मीन पर, अब ये वृष्टि जो है यह बादलों से ज़मीन पर यह 3 अवस्थाओं में गिरती है, राइट। बादलों से ज़मीन पर यह जो है द्रव रूप में या ठोस रूप में या पानी का बौछार, राइट। बादलों से ज़मीन पर जो पानी है यह द्रव रूप, ठोस रूप और पानी का बौछार होता है। जैसे हिम, ओले, बारिश, यह वृष्टि के प्रमुख रूप हैं। तो अब हम देखते हैं कि हिम, बारिश, ओले कैसे होते हैं। जैसे अब ये चित्र है, तो यह जो है यह हमें दर्शाता है कि बारिश, ये बारिश की बूंदें हैं जो आपको नॉर्मली देखने के लिए मिलती हैं। तो इस तरह से वर्षा होती है, वृष्टि होती है। दूसरा जो है, यह जो आप देख रहे हैं
यह जो है यह ओले हैं, इसे ओला कहा जाता है। आप देखोगे बर्फ़ के ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, राइट, तो इसे ओले कहते हैं, जो कि पंजाब हरियाणा जैसे भागों में गिरते हैं। अभी राजस्थान में हाल ही में राजस्थान, जैसलमेर, इन सब स्थानों पर गिरे थे। तो यहाँ पर इसे ओले ओले कहा जाता है। और यह जो स्वरूप है यह है हिम वर्षा। ये क्या है? हिम वर्षा। आप देख रहे हो सफ़ेद चादर की तरह वो फैल गया है, और यह बर्फ़ का बारीक, एकदम बारीक बारीक कण की तरह होता है, किंतु यह चादर के ऊपर चादर की तरह फैला रहता है। तो यह आपने देखा, इस तरह से वृष्टि के 3 स्वरूप हैं, हिम, ओले और बारिश। अब हम पहले देखेंगे कि हिम का निर्माण किस तरह से होता है। तो वायुमंडल में हवा का तापमान जब द्रवणांक मतलब होता है गलनांक, जिस स्थिति में जिस तापमान पर ठोस पदार्थ जो है द्रव के रूप में परिवर्तित होने लगता है उसे कहा जाता है द्रवणांक। तो जब द्रवणांक बिंदु से कम होता है, जब तापमान क्या होता है, द्रवणांक जो है, जो गलनांक है, गलनांक बिंदु से कम होता है, तब हवा में स्थित जो भी वाष्प होते हैं, जो भी हवा में स्थित वाष्प होता है, वह सीधे हिमकणों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर फ्रिज में आप कहीं पर भी कोई सामान रखते हो तो वह बर्फ़ नहीं बनता है, किंतु अगर आपने पानी को फ्रीज़र में रख दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, तो वहाँ पे आप देखते हो कि तुरंत आपका पानी जो है वह बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होने लगता है। तो उसी तरह से जब द्रवणांक बिंदु से कम होने लगता है तापमान, तो वहाँ पे वाष्प जो है सीधे हिमकणों में परिवर्तित होता है। और ये जो परिवर्तन है, अर्थात गलनांक बिंदु से कम में वाष्प का परिवर्तन हिमकणों में होना, इसे ही हम इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है, राइट, कि जहाँ पे द्रव पदार्थ जो है वह हिम स्वरूप में परिवर्तित होता है, उसे ही संघनन कहते हैं। और यहाँ वायु रूप, जो भी वायु रूप वाष्प है, वह ठोस रूप में परिवर्तित होती है। ऐसी ठोस रूप की वर्षा को हिम वर्षा कहते हैं। तो जब ठोस स्वरूप की संघनन की प्रक्रिया के बाद जो वाष्प ठोस रूप से परिवर्तित होकर, वह वायु रूप से परिवर्तित होकर ठोस रूप में परिवर्तित होती है, वह जो है हिम वर्षा कहलाती है। उच्च अक्षवृत्तीय अर्थात उच्च अक्षांश पे प्रदेशों से, जैसे समशीतोष्ण प्रदेश हैं, समशीतोष्ण प्रदेशों में समुद्री सतह तक वर्षा होती है, जो समुद्री सतह के पास है वहाँ पे वर्षा होती है। तो उष्ण कटिबंध में लगभग 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिम वर्षा होती है, जो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत है। जैसे हमारा भारत जो है वह उष्ण कटिबंधी देश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जब 5000 मीटर के ऊपर का जो क्षेत्र है, जैसे आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, तो वहाँ पर जो है हिम वर्षा होती है। हिम ठोस स्वरूप में होने से वह जल जैसा बह नहीं पाता, राइट, क्योंकि वह बर्फ़ के छोटे छोटे कण जैसा होता है, जिसके कारण वह पानी की तरह अधिक तेज गति से बह नहीं पाता। उसकी परतों पर परतें संचित होती हैं। हिम अधिक मात्रा में संचित होने से कई समय उस प्रदेश में परिवहन एवं संदेश वहन सेवाएं जो हैं वह उन्हें भी क्षति पहुंचती है। हिम प्रदेश में लोगों को हिम बाधा होने से हमेशा सावधान होना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। उन्हें सोचना पड़ता है जब हिम वर्षा होती है तो उनके संदेश वहन, उनके यातायात और उनके जो निजी जीवन है उसे वह प्रभावित करती है। हिम पिघलने से इस प्रदेश को जल मिलता है। जब बर्फ़ पिघलता है, जैसे जब बर्फ़ गर्मी के मौसम में जब बर्फ़ पिघलते हैं तो इससे क्या होता है, उसे इन सारे जो प्रदेश हैं इनको जल
प्राप्त होता है। अब जैसे ये पिक्चर्स आप देखोगे तो ये जो है आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा हिम की चादर जैसी, सफ़ेद चादर जैसी फैली हुई है, राइट। तो ये जो है हिम वर्षा का चित्र दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर सफ़ेद चादर जैसी फैली हुई दिखाई दे रही है। उसी तरह यह है जो देखने में तो अति सुंदर लगता है, किंतु यह कहीं ना कहीं मानव जीवन को, वहाँ की वनस्पति जीवन को, सभी को प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे ओले। अब ओले क्या हैं? जैसे भूपृष्ठ पर अधिक ऊष्मा होने पर ऊर्ध्वगामी हवा का प्रवाह गति से बहता है, अर्थात अधिक ऊष्मा से जो पानी है वह ऊपर की ओर अधिक गति से बहता है, और इस ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण हवा का तापमान कम होकर हवा स्थित वाष्प का सघनीभवन हो जाता है। यह प्रक्रिया ऊपर होती है, बादल सघनीभवन हो जाता है, उससे घने रंगों के बादल बन जाते हैं। जो आप आसमान में काले काले बादल देखते हो अधिक ऊंचाई पर, तो यह सघनीभवन की प्रक्रिया के कारण होता है, अर्थात जो अधिक ऊष्मा होने के बाद हवा का ऊर्ध्वगामी प्रवाह होता है और अधिक ऊंचाई पर कम तापमान के कारण वाष्प का सघनीभवन होता है, और सघनीभवन से जलकण का निर्माण होता है। भूपृष्ठ से आने वाली हवा के ऊर्ध्वगामी प्रवाहों के कारण यह जल जो है ऊंचाई पर जाते हैं, और उस स्थान पर जल कणों का घनीभवन होकर ओलों की निर्मित होती है, अर्थात वहाँ पे वह एक साथ एकत्रित होते हैं, जिसके कारण जो जलकण हैं वह छोटे छोटे हिम कणों के रूप में परिवर्तित होते हैं, और वह हिम जो है वह एक के ऊपर एक परत बनाता जाता है, और इस तरह से ठोस स्वरूप में ओले का निर्माण होता है। ओला जो है वह हिम से वजनदार होता है, ध्यान रखना। ओला वजनदार होने से वह भूपृष्ठ की ओर आने लगते हैं, परंतु हवा की ऊर्ध्वगामी अर्थात तिरछी ऊर्ध्वगामी जो दिशा है, जोरों से प्रवाह से वे पुनः ऊपर चले जाते हैं। ये ओले नीचे आते हैं, लेकिन जो हवा बहती है, तिरछी हवा बहती है, उसके कारण ये फिर से ऊपर चले जाते हैं, और वहाँ ओलों पर हिम की नई परतें बनती रहती है। ये प्रक्रिया निरंतर होती रहती है कि बर्फ़ की जो परत है उस पर परत पे परत जमती जाती है, जिसके कारण वह कठोर और ठोस स्वरूप का हो जाता है, परतें तैयार होती हैं। ऐसा अनेक बार होता है, उस कारण ओले आकार में मोटे होते समय उसमें अनेक समकेंद्री परतें तैयार हो जाती हैं, और मोटे हुए ओले गुरुत्वीय बल के कारण गति से जमीन पर गिरते हैं। जैसे कि हमारे पृथ्वी में गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय शक्ति है, जिसके कारण वह तेजी से नीचे की ओर गिरता है, और ओलों की इस वर्षा को ओलावृष्टि कहते हैं। ये जो ओला है, जो बर्फ़ स्वरूप छोटे छोटे बर्फ़ से वह ठोस स्वरूप में परिवर्तित होकर ज़मीन पर गिरता है, और इसे ही हम ओलावृष्टि कहते हैं। ओलावृष्टि से कई बार फसलों को अत्यधिक क्षति पहुंचती है। जब ये ओले गिरते हैं तो यह फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। वैसे ही जीवित और वित्त हानि भी होती है, और यह ओला जो है यह भारत, अफ्रीका, पूर्वोत्तर एशिया, जो पूर्वी उत्तर एशिया के कुछ भाग हैं, उन भागों में ग्रीष्म ऋतु में ओले पड़ते हैं। ध्यान रखना, इन सभी भागों में ग्रीष्म ऋतु में ओले पड़ते हैं। विषुवत वृत्त पर वायुमंडल की ऊष्मा से ओले पड़ते हैं। जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, जो हमारे अक्षांश रेखाओं को, हमारे गोलार्ध को दो भागों में
विभाजित करता है वह उसे हम कहते हैं विषुवत वृत्त रेखा। तो इस तरह से वहाँ पर जो है उष्मा से ओले पड़ते हैं। तो शीत कटिबंध में ऊर्ध्वगामी अर्थात तिरछी जो हवाएं चलती हैं, तो तिरछी प्रवाह न होने से ओले नहीं पड़ते हैं। जहाँ पे ऊर्ध्वगामी हवाएं चलती हैं वहाँ पर ओला नहीं पड़ता है। अब ये ओले किस स्वरूप में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, ये ओले जो हैं यह इस तरह से गोल गोल आप देख रहे हो बर्फ़ का ठोस स्वरूप में दिखाई देते हैं।